राधे राधे दोस्तों, मैं आज क्लास 10th का सेकेंड अध्याय एसिड बेस एंड साल्ट का सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूं। दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूं जिसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूं पीएच स्केल पर। सवाल उठता है पीएच स्केल होता क्या है और पीएच स्केल क्यों बनाई गई थी, पीएच स्केल से क्या क्या फायदा हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ पीएच मान पर चर्चाएं होंगी और उसके आखिरी में जो हम चर्चा करेंगे वो होगा पीएच मान का दैनिक जीवन में उपयोग के महत्व पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को और आज हम आपको समझा देते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो मैंने पिछले दिन समझाया था कि साधारण सूचक क्या है। तो जैसे मैंने बताया था पत्ता गोभी, मैंने बताया था हल्दी, मैंने बताया था चुकंदर। इसके अलावा एक और शब्द पर मैंने चर्चाएं की थी, वो था लिटमस पत्र। वो था आपका लिटमस पत्र। ध्यान से समझने योग्य चीजें हैं, पत्ता गोभी, हल्दी पाउडर, चुकंदर और लिटमस पत्र। लिटमस पत्र ये केवल इस बात की जानकारी देता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है या भस्म है, और इस बात की कतई जानकारी नहीं देता है कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, इस बात की कतई जानकारी नहीं देता था। कौन? तो साधारण सूचक पत्ता गोभी, हल्दी पाउडर, चुकंदर, लिटमस पेपर, इससे कतई जानकारी नहीं मिलती थी कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना भास्मिक है या कितना क्षारकीय है। इसी समस्या के समाधान हेतु एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। इसी समस्या के समाधान हेतु सोरेनसन ने 1909 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित, इसी समस्या के समाधान हेतु सोरेनसन ने H+ आयन की सांद्रता पर आधारित एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मैंने क्या बोला? साधारण सूचक से केवल इस बात की जानकारी मिल पाती थी कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा पदार्थ भास्मिक है। इस बात की जानकारी नहीं मिलती थी कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। इसी समस्या के समाधान हेतु 1909 में सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित एक स्केल बनाई, जिस स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। जिस स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी आया है पोटेंज से। पोटेंज एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पावर, और H आया है हाइड्रोजन आयन से, अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को ही पीएच स्केल कहते हैं। इन्होंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित एक स्केल बनाई। इस स्केल में 1 से 14 तक के अंक अंकित थे। इस स्केल में 1 से 14 तक के अंक अंकित थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस स्केल में 1 से 14 तक के अंक अंकित थे। इसमें 7वां अंक उदासीन विलयन को सूचित करता था। इसमें 7वां अंक उदासीन विलयन को सूचित करता था। 7 से कम नंबर अम्लीय विलयन को सूचित करता था। 7 से कम नंबर अम्लीय विलयन को सूचित करता था
और 7 से अधिक नंबर क्षारीय विलयन को सूचित करता था। 7 से कम नंबर अम्लीय विलयन को सूचित करता था, 7 से अधिक संख्या क्षारीय विलयन को सूचित करता था, और 7वां अंक उदासीन विलयन को बताता था। 7वां अंक उदासीन विलयन को बताता था। आशा करते हैं यहां तक अब आपको समझ आ गया हो। फिर से एक बार सुनिए कि पीएच स्केल था क्या। साधारण सूचक से केवल इस बात की जानकारी मिलती थी कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं मिलती थी कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। इसी समस्या के समाधान हेतु सोरेनसन ने 1909 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित एक स्केल बनाई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में 1 से 14 तक के अंक अंकित थे। इसमें 7वां अंक उदासीन विलयन को, 7 से कम अम्लीय विलयन को और 7 से अधिक क्षारीय विलयन को सूचित करता था। यह है आपका पीएच स्केल। यह है बाबू आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल के बाद आता है आपका पीएच मान। पीएच मान बराबर होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता। तो पीएच की परिभाषा सुनिएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच मान कहते हैं। ध्यान से समझिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच मान कहते हैं। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सवाल उठता है, सर एक बात बताइए कि H प्लस आयन ही लिया मैंने और लॉग ही क्यों लगाए आप? दूसरा कुछ भी तो लगाई जा सकती थी ना, दूसरा कुछ भी लगाया जा सकता है। तो सवाल उठता है लॉग को ही मैंने क्यों रखा? सब खेल है पीएच स्केल का और जल का भी योगदान बहुत है इसमें। ये जो H2O है, कहोगे जल क्या टूटता है? जी हां, टूटता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में टूटता है। और किसी भी आयनिक यौगिक को टूटने की प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। जल भी टूटता है H प्लस और OH माइनस। सवाल उठता है कितने में? तो इसका H प्लस आयन का जो सांद्रता होता है H2O में H प्लस आयन का सांद्रता जो स्वतः आयनन से आता है वो 10 के घात -7 आता है। 10 के घात -7 अर्थात 10 के घात 7 अणु H2O में से कोई एक अणु H2O टूटेगा। अर्थात समझ जाओ कि 10 लाख से भी ज्यादा, 10 लाख से भी ज्यादा अगर जल के अणु लेंगे एक साथ किसी कंटेनर में, उसमें से एक जल का अणु टूटेगा, वो भी H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। इसीलिए जल का H प्लस आयन की सांद्रता होता है 10 के घात -7। तो लॉग एक गणित का भाग है, लॉग एक गणित का भाग है। ध्यान से समझिए, लॉग का बेस 10 हो सकता है या लॉग का बेस e हो सकता है, और उसको कहते हैं घात। लॉग के बेस 10 का घात अगर x हो और यहां भी x हो, लॉग के बेस 10 x को कहते हैं सीधा log x, और लॉग के बेस ex को कहते हैं ln x। इसे log x कहते हैं, उसे ln x कहते हैं। दोनों में संबंध क्या है? ln x बराबर 2.303 log x होता है। ln x बराबर 2.303 log x होता है। यहां तक के लिए कुछ फॉर्मूला और याद रखिए लॉग का, कुछ फॉर्मूला और लॉग का याद रखिए। log x प्लस log y बराबर log xy, log xy जब जोड़ में रहता है तो गुना हो जाता है। log x माइनस log y बराबर log x बटे y, अर्थात जब घटाव में रहता है तो भाग हो जाता है। अगर log x का घात y हो जाएगा y log x। अगर log x का घात y हो तो ये जो घात है वो पीछे आता है, y log x हो जाता है।
यहां तक अब आपको क्लियर होनी चाहिए। ये लॉग का फॉर्मूला है। अगर यहां H प्लस आयन की सांद्रता है 10 के घात -7, लॉग H प्लस आयन की सांद्रता है 10 के घात -7, तो pH बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा कि माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता, तो माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता है 10 के घात -7, 10 के घात -7। अब इस 7 को अगर पीछे ले आओगे, ये इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, लॉग x के घात y, और y तो हमेशा पीछे आ जाती है, तो -7 log 10, -7 log 10। ध्यान से समझिए, माइनस माइनस प्लस 7, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 और log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार log 100 का वैल्यू 2 होता है, log 1000 का वैल्यू 3 होता है। तो log 10 का वैल्यू 1 रखिएगा, और ये 7, ये क्या हुई, जल का पीएच मान 7 आ गया। जल उदासीन होता है, जल ना अम्लीय है ना क्षारीय है। इसी तमाम बातों को ध्यान में रख करके देवियों और सज्जनों, भाई और बंधुओं, ये फॉर्मूला बनाई गई थी पीएच मान वाला। तो पीएच मान की परिभाषा फिर से सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता, माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता। तो चलिए अब हम समझा दें आपको पीएच मान को निकालते कैसे हैं, किसी भी विलयन का पीएच मान हम कैसे निकालेंगे। तो एक प्रश्न मैंने लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित H2SO4 के H प्लस आयन की सांद्रता 10 के घात -3 मोलर है, तो विलयन के पीएच मान की गणना करें, अर्थात सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो H प्लस आयन की सांद्रता, याद रहे केमिस्ट्री में जब जब बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब इस सांद्रता की चर्चा कर रहा है। 10 के घात -3 मोलर दे रखा है, निकालना है पीएच मान, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता, माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता 10 के घात -3 है, माइनस, और ये लॉग x का घात y बराबर y log x, y log x, तो -3 log 10, माइनस माइनस प्लस 3 log 10, और log 10 के वैल्यू 1, 3 गुना 1, अर्थात इसका पीएच मान 3 है, और पीएच मान 3 होने का मतलब है ये अम्लीय है। इसके साथ साथ एक और बात का हम चर्चा कर दे आपको, पीएच प्लस पीओएच दोनों का योग हमेशा 14 होगा। पीएच प्लस पीओएच का मान के योग हमेशा 14 होगा। याद रहे, अगर पीएच का मान 3 आया है तो पीओएच का मान निकालोगे तो 14 माइनस पीएच करोगे, पीओएच निकलेगा, तो 14 में से 3 घटा दोगे तो 11। जो जितना अम्लीय होगा वो उतना कम क्षारीय होगा, जो जितना अधिक अम्लीय होगा वो उतना कम क्षारीय होगा। ध्यान से समझिए, 7 से जितना कम आते चलिएगा अम्लीयता बढ़ता जाएगा। पीएच मान 1 जिसका होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा, तो 7 से मान कम होने पर, पीएच का मान 7 से कम होने पर अम्लीयता बढ़ता है, और 7 से ज्यों-ज्यों आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीएच मान जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीयता बढ़ता है। पीएच मान जब 7 से अधिक होता है बाबू तो क्षारीयता बढ़ता है। आशा करते हैं यहां तक भी बातें आपको बहुत खूबसूरती से समझ आ रही होगी। तो अब आप ये भी सीख गए हैं कि किसी भी विलयन का
पीएच मान का गणना कैसे करते हैं, पीओएच के मान कैसे निकालते हैं। अब जो चर्चा होगी पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व, कहां कहां हम दैनिक जीवन में पीएच मान का उपयोग करते हैं, तो चलिए उसे भी इन डिटेल इन डेप्थ समझा दें। अब हम चर्चा करेंगे पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व क्या क्या है, कहां कहां इसका महत्व है। तो सबसे पहले मुंह में पीएच मान, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुंह में पीएच मान से। सच में क्या मुंह में भी पीएच मान का महत्व है? जी देवियों और सज्जनों, बहुत ज्यादा महत्व है। अगर नहीं समझते हैं तो इसी कारण आपका दांत दर्द होता है, दांत खराब हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ बातों को समझ लेनी जरूरी है कि मुंह में पीएच मान का क्या योगदान है, मुंह में पीएच मान का क्या योगदान है। तो जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आप में छोटे छोटे भोजन के कण मुख में फंस जाता है, और छोटा छोटा भोजन का कण जब मुख में फंस जाता है और आप उसको सही से साफ नहीं करते हैं, अर्थात कुल्ला नहीं कर पाते हैं, जब सही से साफ नहीं करते हैं तो आपको तो लगता है आपने खा लिया, दांत में फंसा है, क्या बिगड़ जाएगा। और आप संसार में बहुत ऐसे छोटे छोटे नग्न जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिसे आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। वह हर जगह अवेलेबल है, भयंकर से भयंकर आग में भी, भयंकर से भयंकर ठंड में भी। तो आपका मुंह क्या चीज है। तो जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, विषाणु है, वो आते हैं आपके मुख तक, और मुख में आकर के जो भोजन का कण आपके दांत में फंसा हुआ है उसमें मूलता होता है कार्बोहाइड्रेट, अर्थात उसमें मूलता है ग्लूकोज, उसमें मूलता होता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे करके ये गलाने लगता है, अर्थात इससे किण्वित करता है। और जब ही किण्वित होता है इससे अम्ल का स्राव होता है और मुंह का पीएच मान अम्लीय हो जाता है। और जब भी अम्लीय हुआ अर्थात 7 से कम, और जब 7 से कम हुआ, जो आपका दांत इतना खूबसूरत चमचमा रहा है, उस चमचमाने का एक ही कारण है, आपके दांत पर इनामेल का परत चढ़ा हुआ है, और दांत का इनामेल जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल किंगडम इज कॉल्ड इनामेल ऑफ दांत। इनामेल ऑफ दांत, दांत के इनामेल जंतु जगत के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। आशा करते हैं यहां तक समझ आ गया हो सबसे। और ये अम्ल का एक दिन में तो नहीं, रेगुलर बेसिस पर आप भोजन कीजिएगा और दांत का सफाई नहीं कीजिएगा, आपको देखने को क्या मिलेगा कि धीरे धीरे करके दांत को कीड़ा लगने लगेगा, अर्थात दांत का इनामेल धीरे धीरे संचरित हो जाएगा। आप ठंडा पानी पीजिएगा कनकनाक लगेगा, गर्म पानी पीजिएगा तो झनझनाक लगेगा। तो हो जाएगा वो आपको पायरिया का बीमारी, हो जाएगा आपको पायरिया का बीमारी। तो जब भी आप ठंडा पानी पीजिएगा तो कनकनाक लगेगा, गर्म पानी पीजिएगा तो झनझनाक लगेगा। इसीलिए दांत को सफाई करनी बहुत जरूरी है, दांत को सफाई करनी बहुत जरूरी है। और अम्लीय वातावरण हुआ है, अम्ल को उदासीन क्षार करेगा, तो उस दातुन का प्रयोग करना चाहिए उस दातुन का प्रयोग करना चाहिए जिस दातुन का करवाहट हो या जिस दातुन में करवापन हो, अर्थात नीम का दातुन, भाइट का दातुन
या फिर नीम का दातुन, भांट का दातुन या कोई अन्य दातुन भी मिल रहा है जो स्वाद में करवा हो, ऐसा न मुंह लिए ओया कर उल्टी कर दे, ये बढ़िया बात ना है। ये आपका अम्ल का स्राव किया, धीरे धीरे दांत को संचरित किया। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब भी भोजन कीजिए तो भोजन करने के बाद सही से दांतों की सफाई करनी जरूरी है। आप बुजुर्गों को देखते होइएगा, आप अपने दादा दादियों को देखिए, वहां पर क्या देखिएगा उनको कि जब वो खाना खा करके उठेंगे तो उंगली डाल करके पूरे मुंह को साफ करते हैं। इसका एक और लाभ है, जब उंगली डाल करके दांत को आप बहुत लंबे समय तक सफाई करते हैं तो उंगली मसूरा तक जाता है और उसे मसाज करता है, और चूंकि उंगली से मसूरा में मसाज होता है तो ब्लड का फ्लो होता है, और जब ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा तो दांत न कीड़ा लगेगा, न नस में खिंचाव आएगी, न कभी दर्द होगा। इसलिए याद रहे कि भोजन करने के बाद मुख की सफाई करनी बहुत जरूरी है। तो पहला है पीएच का महत्व मुंह में। दूसरा पीएच महत्व कहां, दूसरा पीएच का महत्व कहां है, तो पेट की अम्लीयता में। पेट की अम्लीयता में, पेट की अम्लीयता, आप रोजाना भोजन ठूसते हैं, लगता है गोबर गोदाम है, उसको रोजाना भर रहे हैं और लोटा लेकर झर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तो पेट की अम्लीयता को भी बनाए रखना भी जरूरी है। तो पेट में अम्ल पाई जाती है जो आपका आमाशय है। मैं जब बायोलॉजी शुरू करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, वहीं से मैं शुरू ही करूंगा कि मनुष्य में पाचन तंत्र का कौन कौन सा भाग होता है। ये जो आपका आमाशय है, ये आमाशय में एक अम्ल का स्राव होता है जिस अम्ल को HCl कहते हैं। ये बहुत खतरनाक अम्ल है, ये बहुत खतरनाक, इसका पीएच मान 1.0 होता है, इतना खतरनाक। इस एसिड, अगर आपके पेट वाले एसिड को निकाल करके आपके चेहरा पर फेंक दिया जाए तो आपका चेहरा सुंदर से छुछुंदर हो जाएगा, आपका चेहरा सुंदर से छुछुंदर हो जाएगा अगर उस अम्ल को निकाल ले और आपके चेहरा पर फेंक दे। तो जब और ये जो आपका अम्ल है ये भोजन को पचाने का काम करता है। जब आप लंबे समय तक भोजन का सेवन नहीं करते हैं, जब आप लंबे समय तक भोजन का सेवन नहीं करते हैं, HCl का स्राव रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे करके HCl स्राव होता रहता है। जब वो काम नहीं करने को मिलेगा तो अब मात्रा बढ़ता जाएगा HCl का, और जब पेट में HCl की मात्रा बढ़ता है तो उसे ही बोलते हैं कि पेट में गैस बन गया है। और जब पेट में गैस का बनना बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए कभी भी पेट को ऐसे ही लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक पेट को खाली छोड़ते हैं तो उसमें एक समस्या हो जाती है, तो आपका आमाशय की भित्ति धीरे धीरे करके गल जाता है, क्योंकि इतना हार्ड एसिड है। और धीरे धीरे करके जब भी आमाशय की भित्ति गलता है तब जाकर के एक रोग हो जाती है, एक रोग हो जाती है। और जब वो रोग होता है तो वो रोग छूटता भी नहीं है। जब भोजन करते हैं तो वो HCl बाहर निकल जाता, बाहर आते रहता है। तो ये है गैस का बनना। और जब गैस बन जाता है तब दुकान में जाते हैं और कहते हैं एसिलॉक टेबलेट दे दो। एसिलॉक टेबलेट में क्या रहता है, क्योंकि आपके पेट में बढ़ा है अम्ल, और एसिलॉक टेबलेट में होता है MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे या इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अम्ल है और क्षार को उदासीन करके, अम्ल क्षार को उदासीन करके लवण और जल बना देता है। जब आप टेबलेट का सेवन करते हैं तो अब आपको राहत मिलता है। राहत मिलने का कारण है आपने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो दूसरा है पेट की अम्लीयता में। तीसरा बात,
तीसरा कहां उपयोग है? तो थकान के समय। कहोगे वो कैसा? थकान के समय भी इसका उपयोग है। तो चलिए हम आपको अब समझा दें कि जब आप लंबे समय तक कोई काम करते हैं, और आप लोग गौर कीजिएगा, जब आप लंबे समय तक खेल करके आते हैं तो आपका जहां जहां ज्यादा मांसल भाग है वहां दर्द करने लगता है। जैसे जांघ हुआ, जैसे आपका हाथ हुआ, इन सब जगहों पर दर्द करनी शुरू होती है। दर्द करने का पहला कारण बताते हैं। दर्द करने का पहला कारण, जब आप तेजी से कोई काम कर रहे होते हैं तो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन होता है उसे ऑक्सीश्वसन, और जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सीश्वसन। क्योंकि हमें जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मात्रा में ऑक्सीजन हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उपापचय दर स्पीड हो गया है। ऑक्सीजन सांस लेने का दर वही है लेकिन उपापचय दर बढ़ गया है। चूंकि उपापचय दर बढ़ गया है और मेरा सांस लेने का दर वही है, तो उसमें कुछ ना कुछ सिंक्रोनाइजेशन होगा, कहीं ना कहीं बॉडी कंप्रोमाइज करेगी, और वो बॉडी कंप्रोमाइज करता है, ऑक्सीश्वसन ना करके अनऑक्सीश्वसन कर देता है। ऑक्सीश्वसन ना करके अनऑक्सीश्वसन, और बॉडी में होता है अनऑक्सीश्वसन। बॉडी में अनऑक्सीश्वसन के कारण जहां जहां मांसल भाग है उसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और जब जब लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है वो दर्द देना शुरू करेगा। और जब आप आते हैं और बड़ा थका थका बॉडी जकरा लगता है, और जब आप सो जाते हैं और सो करके जगते हैं तो पता चलता है तमाम बॉडी के दर्द गायब हो गया। क्या कोई जादू किया? जी नहीं, आप पर कोई जादू नहीं किया। कोई पापा की परी नहीं आई है छड़ी लेकर के जादू करने के लिए। जादू हुआ कैसे तो चर्चा कर दे। जादू हुआ कैसे तो चर्चा कर दे। जब आप बिंदास जाकर के घोड़े बेच करके सो जाते हैं, आपके बॉडी नॉर्मल होता है, और नॉर्मल के बाद पूरा सांस गहराई से लेता है, और जब सांस गहराई से लेता है तो ऑक्सीश्वसन होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल CO2 और H2O में टूट जाता है। CO2 और H2O में टूटने के कारण इसका पूर्ण विखंडन हुआ। जब ये पूर्ण विखंडन हुआ, जो भी मांसल भाग है वहां से लैक्टिक एसिड गायब, और लैक्टिक एसिड गायब मतलब दर्द गायब। तीसरा था थकान के समय। चौथा बात पीएच का महत्व चौथा क्या है? तो बर्तन के दाग धब्बों को दूर करने में। बर्तन के दाग धब्बों को दूर करने में। कहोगे वो कैसे सर? बर्तन के दाग धब्बों को दूर कैसे करते हैं? तो जानकारी के लिए बता दे, जब आप तांबा या पीतल के बर्तनों को खुले वातावरण में लंबे समय तक छोड़ देते हैं, जब आप तांबा या पीतल के बर्तनों को खुले वातावरण में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो देखते होइएगा पीतल या तांबे के लोटा पर, पीतल या तांबे के बर्तन पर काला काला दाग धब्बा बन जाता है। काला काला दाग धब्बा क्यों बना? कि कॉपर एक थोड़ा सक्रिय धातु है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड की परत बना लेती है, और कॉपर ऑक्साइड की परत बनने के कारण इसका रंग धीरे धीरे खराब होने लगता है। अब आपको चाहिए चमकदार सफेदी, पूरा पूरा चमकदार दिखे। कॉपर ऑक्साइड ये क्षारीय होता है, क्षार को डाइल्यूट अम्ल करता है, तभी जाकर के अगर आप कॉपर के वस्तु जो है उस पर नींबू रगड़ करके साफ कर देते हैं, कॉपर के वस्तु को नींबू रगड़ करके साफ करते हैं, नींबू रस डाल देते हैं, तो नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल,
और ये जो आपका सिट्रिक अम्ल है, ये जो आपका बाबू सिट्रिक अम्ल है, ये सिट्रिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड को डाइल्यूट करता है, डाइल्यूट के साथ साथ न्यूट्रलाइज करता है और इसके दाग धब्बा को खत्म कर देता है, दाग धब्बा को खत्म। चौथा था बर्तन के दाग धब्बों को दूर करने में। पांचवा है मिट्टी के पीएच को सुधारने में, मिट्टी के पीएच को सुधारने में। कहोगे वो कैसे सर? तो चलिए समझा दें। क्योंकि फसल उत्पादन के लिए मैं समझा दूं आपको, फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट पीएच मान होता है 7। अगर खेत का पीएच मान 7 है, ये सबसे बढ़िया पीएच माना जाता है, सबसे बढ़िया पीएच मान 7 है और इसमें सबसे ज्यादा फसल होता है। लेकिन आप लंबे समय तक छोड़ देते हैं पानी लगा हुआ, या ऐसे ही बहुत बार आप कंपोस्ट उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे मिट्टी का पीएच अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय पीएच कभी भी फसल के लिए उपयोगी नहीं होता है। और जब फसल के लिए उपयोगी नहीं होता है तो दिक्कतें तो होते हैं। तो इस फसल के लिए दिक्कत दे रहा है अम्लीय, तो अम्ल को अब उदासीन तक पहुंचाना है तो क्षार का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए किसान को कभी कभी देखते होइएगा कि वो अपने खेतों में, किसान को देखते होइएगा कि वो अपने खेतों में चूना डाल रहा है। चूना का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, चूना का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। वीडियो में हम केवल CaOH लिख दिए थे, जो कि हमसे गलती हुई थी। अब ध्यान से, चूना का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है, याद रखिएगा। चूना का फॉर्मूला बाबू CaOH का होल ट्वाइस होता है। चूना क्षार है और इसमें अम्ल बढ़ा है, तो क्षार अम्ल को उदासीन करके मिट्टी को उदासीन करेगा। और मिट्टी जब उदासीन हुई तभी क्या चीज हुआ कि फसल बेहतर होने लगा, तो मिट्टी उदासीन हो गई। छठा जो होने वाला है वो समझिएगा। पांचवा मिट्टी का पीएच, छठा जलीय जंतु के जीवन में, जलीय जंतु के जीवन में। देखिए, मानव जितना दुर्दांतम प्राणी दूसरा कोई नहीं है। जो प्रकृति को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त मानव ही करता है, इसके अलावा कोई जीव नहीं करता है। इसकी दुर्गति के कारण, इसकी खराब कर्मों के कारण धरती पर अम्ल वर्षा होती है। देखिए, फैक्ट्री लगाए हुए है, उद्योग धंधा, फैक्ट्री से निकलने वाले NO2 और SO2 गैसें जब वायुमंडल में जाती है तो ये वायुमंडलीय जलवाष्प से क्रिया करती है और इससे HNO3, HNO2 जैसे अम्ल, H2SO4, H2SO3 जैसे अम्ल का निर्माण करता है। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये सब अम्ल जब बारिश के साथ मिलकर के धरती पर आती है तो उसे बोलते हैं अम्ल वर्षा। तो उसे बाबू कहते हैं अम्ल वर्षा। कोई दिक्कत नहीं। तो अम्ल वर्षा के कारण जल का पीएच मान, जिसमें जलीय जंतु है, उसका बढ़ गया। अब जल का पीएच मान बढ़ा, जल का पीएच मान बढ़ने के कारण यह अम्लीय हो गई। और ये अम्लीय हुई तभी जाकर के जलीय जीव के लिए चाहिए उदासीन पीएच, और अम्लीय हो गया, अब जलीय जीव मरने लगेंगे। और ज्यों ही जलीय जीव धीरे धीरे करके मरने लगेंगे तो देखोगे कि जो जलीय जीव के आसपास जीव रहने वाले हैं, जलीय जीव के आसपास जीव रहने वाले हैं, और जो लोग जल कृषि करते हैं उसमें भी चूना डालते हैं, और चूना डालकर दोबारा पानी को उदासीन करने का प्रयास करते हैं। यह था छठा।
और सातवां और आखिरी है, प्रकृति भी उदासीनता को बनाए रखती है। प्रकृति भी उदासीनता को बनाए रखती है। प्रकृति द्वारा उदासीनता का प्रयोग। प्रकृति किस प्रकार उदासीनता को बनाए रखता है? तो आप चींटी को देखिएगा, लाल चींटी। लाल चींटी में एक अम्ल होता है HCOOH, जिसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। जब लाल चींटी आपको डसता है, काटता है या भौरा काटता है, तो काटने के क्रम में HCOOH को आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है, और बॉडी में इंजेक्ट होने के कारण भयंकर पीड़ा होती है। बॉडी में इंजेक्ट होने के कारण भयंकर पीड़ा होती है। और जहां पर लाल चींटी काटता है उसी के आसपास एक ऐसा पौधा होता है जिसे हम कहते हैं डॉग का पौधा, जिसे कहा जाता है डॉग का पौधा। जब उसको लगा दी जाती है बॉडी पर तो दर्द गायब हो जाता है। अर्थात ये अम्ल है और अम्ल को उदासीन करवाने का काम ये करता है। तो आज मैंने चर्चाएं की पीएच स्केल क्या है, पीएच मान क्या है, पीएच मान को सॉल्व करके कैसे पीएच मान निकालते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित, और उसके बाद मैंने आखिरी में आपको समझाया पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा शुरू करेंगे अब लवण पर। लवण में क्या क्या पढ़ाई जाएगी, में आपको विरंजक चूर्ण पढ़ाई जाएगी, धोबन सोडा पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद ठूसने वाला सोडा पढ़ाया जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाया जाएगा। इन तमाम लवणों के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ चर्चा करेंगे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।